आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 पेपर 3 दोनों के लिए। साथ ही साथ यूपीएससी प्रीलिम्स का जो हमने कोर्स लॉन्च किया उसको जरूर डाउनलोड कर। हमने इंटरव्यू के लिए कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। कैसे आप इंटरव्यू में जा सकते हैं, ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से आपको जवाब देना चाहिए, तो वो एक शानदार कोर्स हमने बनाया है। उस कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया कि जीएस पेपर 2 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे और भारत के एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे। अभी भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, होपफुली अगले 10 सालों में ये इंप्लीमेंट होगी। तो एजुकेशन सेक्टर जो है इस समय स्टेट ऑफ क्राइसिस पे है, ये हम सबको पता है। मैं पीवीटी वाइज चलूंगा और उसमें आपको एक चीज़ बताता रहूँगा। अब देखो क्या होता है कि एक तो बहुत ही ज़्यादा इसका कमर्शियलाइजेशन हो गया है। आजकल सबसे ज़्यादा पैसा किसमें? एजुकेशन। यूनिकॉर्न सबसे जल्दी कौन सी बनी है? एडटेक कंपनीज बनी है, क्योंकि एजुकेशन इस दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। सब खत्म हो जाएगा बट एजुकेशन का डिमांड हमेशा रहेगी, अच्छी एजुकेशन की डिमांड हमेशा रहेगी। तो सिंपल सी बात है। तो एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सबसे पहले तो रिबिल्ड करने के लिए, और एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहा है, बीच में बहुत खराब हुआ, फिर सही हुआ, और अभी ठीक ठाक है। बहुत अच्छा तो नहीं है बट एवरेज है, बिलो एवरेज आप कह सकते हो। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जो पढ़ रहा है वो तो बहुत पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो कुछ नहीं पढ़ रहा है। हमारे पास जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। सरकारी स्कूलों की आपकी हालत आपको पता ही है। आईआईटीज और आईआईएम को छोड़ दे बाकी कोई ऐसा वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेम्पटेशन, इजी सोल्यूशन हमको नहीं देखने हैं। इजी सोल्यूशन की बात यहां पे नहीं हो रही है। भारत में लिटरेसी रेट कम है, अगर वर्ल्ड एवरेज की बात करें। भारत में फीमेल का पार्टिसिपेशन तो बहुत ही कम है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, जो कि एक बड़ी दिक्कत है हमारे लिए, ठीक है ना। भारत में एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है बहुत कम है, डिस्पाइट कि हम दुनिया के सबसे टैलेंटेड नेशन हैं। दुनिया के सबसे टैलेंटेड नेशन है, इस दुनिया को भारतीय चला रहे हैं, अमेरिका को भारतीय चला रहे हैं। आप देख लीजिए डॉक्टर्स कितने हैं वहां पे, साइंटिस्ट कितने, एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं। बट अगर हम भारत में देखें तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो डिसेंट एजुकेशन के लिए हमको बहुत काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो चीज हम करेंगे कि क्यों नीड फॉर बेटर एजुकेशन हमको चाहिए। देखिए 2030 तक भारत, इंडिया विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन इन द ग्लोब। चाइना बूढ़ा हो रहा है, 3 चाइल्ड पॉलिसी निकाली, कोई फर्क नहीं पड़ा। जापान बूढ़ा हो रहा है, अमेरिका यूरोप बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। हमारी जो एवरेज पॉपुलेशन है, एवरेज एज जो है वो 25 से 27 साल है, यानी कि हम एक यंग पॉपुलेशन है, ठीक है ना। और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है। बस बात यह कि उनको दिशा दिखाने की जरूरत है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना कि एजुकेशन अगर आज आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो अगले 10 साल बाद उसमें आपको जो रिटर्न है वो दिखेगा। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न एजुकेशन पे ही है। तभी कहते हैं पढ़ाई करो। बी.आर. अम्बेडकर कहते थे पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई से ही भारत बनेगा, पढ़ाई से ही तुम बनोगे। जितना ज्यादा पढ़ोगे, एंटरप्रेन्योर बनो, साइंटिस्ट बनो, यूपीएससी निकालो, इस देश को बदलोगे पढ़ के। नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा तो कैसे करोगे। लेकिन भारत में ज्ञान तो है बट वो ज्ञान किस तरीके से दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बस, जैसे स्कूलों में अगर बात करते हैं तो स्कूलों की शिक्षा बहुत ही खराब हो चुकी है आजकल। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाह रहे, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। बच्चों को चिढ़ हो गई स्कूल जाने से। छोटे बच्चे रो रहे हैं, बड़े बच्चे तक रो रहे हैं कि एक डिप्रेशन टाइप का हो गया कि भाई स्कूल, और जो अच्छे स्कूल है जहां पे आपको जाने का मन करेगा वो बहुत महंगे हैं। लाखों लाखों उनकी फीस है, कहां से देगा। भारत में जो अमीर है वो कितने हैं? 5-10%, बस 90% तो मिडिल क्लास है, गरीब है। गरीबों को तो कोई एजुकेशन मिलती नहीं है। तो आप ये समझिए कि जो इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन है, आप समझ रहे हो, तो ये इनको केटर करना है। और ये हमारे लिए बून हो सकता है और बेन भी हो सकता है। अगर आप इन यंग पॉपुलेशन को सही दिशा नहीं दे पाए तो ये बहुत हानिकारक साबित हो जाएगा। अगर आप इनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। करंट स्टेट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे गांव में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखेगा? बहुत कम ऐसे गांव के स्कूल होंगे जहां पे आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। बिहार की हालत बहुत खराब है, स्टेट बाय स्टेट वेरी करती है। यूपी में भी बहुत कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे बहुत बुरी हालत है, ठीक है। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है भाई। सरकार जो है अभी भी खाली 3.5% जीडीपी का खर्च कर रही है, बल्कि सरकार को तो बहुत ज्यादा खर्च करना चाहिए एजुकेशन। और एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम तो किसी भी देश में फ्री होना चाहिए। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, UDISE, इसमें प्यूपिल टू टीचर, आप ये देखिए कि नेशनल लेवल पे हर 24 पे एक टीचर है,
ठीक है, जो कि ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड पे लेके हमको जाना है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री रही है, भारत एक इंटेलेक्चुअल देश रहा है, भारत की हिस्ट्री रही है एजुकेशन की। हमारे पास तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी, दूर दूर से भारत आते थे। भारत इसीलिए सोने की चिड़िया बना क्योंकि हमने एजुकेशन पे बहुत खर्च किया। अब क्यों हमने एजुकेशन पे खर्च किया? देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी चीज आपको करने में तब मजा आएगा जब आपका उस पर इंटरेस्ट हो। तो स्टेप 1 आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मूवी देखने जाते हो, पिकनिक बनाने जाते हो, घूमने जाते हो तो इंटरेस्ट आता है ना, वैसे एजुकेशन में अगर आपको इंटरेस्ट आने लगे, तो स्कूलों में अगर आपको इंटरेस्ट आने लगे, तो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें है 5+3+3+4, वो वाला सही सिस्टम है, बट फिर भी उसमें भी काम करना है। बट अभी जो सिस्टम है वो बहुत खराब है। अब जरा हम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम देखते हैं। आज से 3000 साल पहले हमारा क्या हिसाब किताब था? तो भारत, जैसा कि हमने बताया कि इनफॉर्मल से फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल थी, ज्ञान दिया जाता था श्रुति से, वेदों का उच्चारण किया जाता था, वेदों को पढ़ाया जाता था, और बेसिकली गुरुकुल सिस्टम जो कि एक बहुत ही शानदार सिस्टम था, इस पे काम करता था। 4 आश्रम थे। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, 16 से 24 साल तक आपको कहां पे रहना पड़ता था? गुरुकुल में रहना पड़ता था। फिर गृहस्थ, ठीक है, फिर उसके बाद आप शादी करिए, फिर बच्चे पैदा करिए, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वानप्रस्थ मतलब फिर उसके बाद जब आपने सारी जिम्मेदारियां निभा ली तो 50 साल की उम्र के बाद जो है वो आप वानप्रस्थ मतलब आश्रम में चले जाइए। जैसे होता नहीं कि आज भी हम वानप्रस्थ तो करते हैं कि एक टाइम के बाद जो माँ बाप है वो घूमने लगते हैं, भ्रमण करने लगते हैं, और आखिरी में सन्यास, ठीक है ना, कि आप सब वो माया छोड़ के बस भगवान का नाम जपिए, ध्यान लगाइए और उस यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, जितना हो सके आप यूनिवर्स को समझिए। तो जिम्मेदारी निभाने के बाद तो ये गुरुकुल सिस्टम था। अब यहां पे गुरु होता था। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए हम प्राकृतिक, हमारी जो बॉडी है ना वो नेचर के एलिमेंट से बनी है। तो नो वंडर कि जब आप पहाड़ पे जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, जब आप समुद्र देखेंगे आपको बहुत, क्योंकि हम उससे कनेक्ट करते हैं। हमारा 70% वाटर है, हम नेचर ही है एक तरीके से। अब एजुकेशन अगर आप जितना ज्यादा नेचर के पास करेंगे, एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए, आपको याद है ना कि जब हम लोग के स्कूल में क्लास में बोला जाता था बाहर पढ़ेंगे, ग्राउंड में पढ़ेंगे, कितना मजा आता था। अगर मान लीजिए कि क्लासेस जो है वो पेड़ के नीचे होने लगे, तो नदी के नीचे होने लगे, तो नदी के बगल में होने लगे, तो या हर एक चीज के लिए प्रैक्टिकल करवाया जाए, तो चलो बेटा फैक्ट्री, तुमको आज बताएंगे मशीन्स कैसे बनती, चलो फैक्ट्री में, कितना मजा आ जाएगा। तो बेसिकली इंटरेस्ट हमको जगाना पड़ेगा। आजकल क्या हुआ, बस 4 दीवारी में हम बंद हैं, खिड़की के बाहर देखते रहते हैं हम कि भाई कब छुट्टी होगी। उसको हटाना है, वो कैद है। तो करिकुलम में क्या आता था? वेदास आता था, वेद, उपनिषद, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी और बाकी सब्जेक्ट आते थे, जिसका जो अप्लाइड, और सबसे बड़ी बात ध्यान, दिमाग को डेवलप किया जाता था। योग शुरुआत से, इसीलिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होता था, और बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल बंदे पहले होते थे। हाईली इंटेलेक्चुअल, आप समझिए कि जो आज है वो हजारों साल, 1500 साल पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस दिमाग पे होता है। हम स्टेप 1 पे देखते थे, हम दिमाग को डेवलप करते थे, हम दिमाग पे जोर डालते थे, हम योग सिखाते थे। तो अगर आज भी आप बच्चों को उस हिसाब से ट्रेन करिए, प्रोग्रामिंग करिए उनके दिमाग की, ताकि वो जो आने वाली जिंदगी है उससे लड़ सके। लेकिन आज हमने सीधा उनको स्टेप 10 पे भेज दिया है, स्टेप 1 तो मिस ही कर दिया है कि जाओ बेटा बस्ता टांग के जाओ, बाकी स्कूल देखेगा। अरे वहां टीचर के दिमाग के हालात सही नहीं है, टीचर अपनी फ्रस्ट्रेशन कई बार बच्चों पे निकालता है और बच्चे फिर वैसे ही हो जाएंगे। तो चेन रिएक्शन है एक तरीके से। फिर आया मेडिवल पीरियड, 8th to 17th सेंचुरी। अब यहां पे इस्लामिक रूल है, तो मदरसा, अब यहां पे भी बढ़िया, मदरसा में भी बढ़िया पढ़ाई होती थी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मदरसे बनाए गए, बट उसके बाद गुरुकुल सिस्टम भी हमारा चलता रहा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आई है, ये कॉलोनियल एरा में वुड्स डिस्पैच जो 1854 में आया, बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए ब्रिटिश ने यूनिवर्सिटीज डेवलप की, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वुड्स डिस्पैच ने और लॉर्ड मैकॉले ने, मैकॉले लॉर्ड क्यों बोलूं मैं उसको, मैकॉले ने खेल खत्म कर दिया। मैकॉले ने क्या किया कि उसने भारतीय सिस्टम को खत्म कर दिया। उसने बोला गुरुकुल सिस्टम हटाओ। पहले के जमाने में क्या था कि 20-30 बच्चों पे एक टीचर होता था, उसने बोला हट 200 बच्चों को बैठाओ, एक टीचर। पहले कोई फीस दे दी जाती थी, मतलब जैसे खेती की आपके पास कुछ हुई तो आपने गुरु को दे दी, अब प्रॉपर फीस दी जाने लगी। पहले नेचर के पास होता था, अब यहां पे 4 दीवारियों में बंद हो गए आप कि एक प्रॉपर बिल्डिंग होगी, वहां पे पढ़ाया जाएगा। पहले जो, और ये रातों रात हो गया, रातों रात। पहले बाकी चीजों पे भी ध्यान, धर्म पे ध्यान दिया जाता था, स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब नहीं, ये सब हटाओ, बकवास है, ये सब अनपढ़ गवार जाहिलों वाला हिसाब किताब है, ये सब कुछ नहीं। अब सिर्फ साइंस और जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश को सबसे पहले पढ़ना होगा। पहले संस्कृत में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, बट नहीं हुआ ये। पहले जो है बच्चे छुट्टी ले सकते थे, ठीक है, कैसे छुट्टी ले सकते थे कि जैसे मान लीजिए कि पहले बच्चे जो काम होता था घर का उसमें हाथ बटाते थे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे खेती होती थी उस समय ज्यादा, तो
पढ़ रहे हैं और जब जरूरत हो मां बाप को तो वो चला जाता था स्कूल छोड़ के कि अभी मुझे खेती करनी है, मैं अभी आ जाऊंगा। लेकिन अभी सब बंद कर दिया गया। तो एक तरीके से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो शुरू होने लगा। 1947 के बाद जब भारत को आजादी मिली तो भारत कोठारी कमीशन बैठाया गया और इसने बोला कि एजुकेशन रिफॉर्म्स की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको हर तक पहुंचाओ। एवरीवन शुड टेक पार्ट इन द प्राइमरी एजुकेशन। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1968 में आई, 1968 में आई, तब ये था इक्वालिटी और क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, बाहर से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इन्वेस्ट किया, इंक्रीज हुआ कि हाँ प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन देना है, आईटी सिस्टम देना है, इंजीनियरिंग आई, नया ब्रांच ऑफ डॉक्टर, ये सब तो हुआ। लेकिन बात यह कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधरी कि नहीं सुधरी। ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से नहीं सुधरी, बट वो इजाफा नहीं हुआ। करंट स्टेटस की बात करें तो सबसे पहली बात तो हमको जेंडर गैप देखने को मिलता है, ठीक है। और ये 1991 में जहां पे औरतों का पार्टिसिपेशन था वो धीमे 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 और कम होता जा रहा है। अभी करंट फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो जैसे पूरी दुनिया का 87% है, हमारा बहुत कम है। भारत का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो 74%। अब सेंसस अभी अक्टूबर में होगा, वो तब देखेंगे अभी कितना लिटरेसी रेट बढ़ा ही होगा। वर्ल्ड का एवरेज है 87%। तो हम बहुत पहले, हम बहुत पीछे चल रहे हैं अगर दुनिया के से बात करें तो। अब ये देख सकते हैं कि 1951 लिटरेसी रेट ट्रेंड देखिए आप 1951 से लेकर अभी तक। तो यहां पे सबसे पहले 18% 1991, ठीक है, 1951 61 में 28 हुआ, 71 में 34 हुआ, 81 फिर 43 हुआ, 91 में 52 हुआ, 2001 में 64 और 2011 में 74। डेकेडल ग्रेड ठीक हुई है, सबसे ज्यादा 1991 से लेकर 2001 के बीच में हुई, क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अच्छा रहा, ठीक है। लेकिन आप फीमेल्स को देखिए, ठीक है, फीमेल्स अभी तो 65% है, ठीक है, बट फिर भी इसमें बहुत ज्यादा इजाफा होने की जरूरत है। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप 100% कर दो, बट फिर भी आपको लिटरेसी रेट तो जो दुनिया का है, जब तक आप एजुकेशन, अब लिटरेसी रेट का मतलब ये नहीं है देखिए पढ़ना लिखना वो तो खाली जो पढ़ लिख गया वो लिटरेट है, ऐसा नहीं है। लिटरेसी का प्रॉपर मतलब होता है कि उसको ज्ञान भी दो, उसको स्किल दे दो, चलो कोई बात नहीं, उसको डिग्री दे दो, वो पढ़ लिखे, पढ़ा तो ठीक है बट अपनी पढ़ाई को अप्लाई भी कर सके, ठीक है। अब आ जाओ एप्स एंड कोचिंग क्लास पे। प्रदीप साहा ने एक किताब लिखी द लर्निंग ट्रैप। अब उसमें लिमिटेशंस था, दिस इज अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ब्रोकन सिस्टम बेसिकली इसी की बात करता है। अब यहां पे जो बायजूस है और बहुत सारे एडिटेक कंपनीज है उनका हमको फॉल देखने को मिला। बता रहे थे कंसेप्ट्स पे हम आपको फोकस करेंगे, बट किस तरीके से बायजूस की स्ट्रैटेजी थी वो सबको पता है। अब उसकी वैल्यूएशन बहुत तेजी से गिर रही है और कंपनी दिवालिया होने के कगार पे है बहुत तेजी से। सबसे वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू बी अ यूनिकॉर्न, आप ऐसा हिसाब किताब लगा लीजिए। तो यहां पे लालच बहुत ज्यादा था, एक्सप्लॉइट करो। पेरेंट्स को बोला कि आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, डर बैठाया। उसके बाद पेरेंट्स, कोर्सेज इनके बड़े महंगे थे, हमारे कोर्सेज दोस्तों बड़े सस्ते आते हैं, कोर्सेज बेचिए, क्वालिटी होने चाहिए, किसी को किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। हम ये कोशिश करते हैं कि आपको हर एक चीज मिले। चलिए कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए किसी ने पढ़ाई भी नहीं किया पर फिर भी अपना दिमाग या उस तरीके से आपको दुनिया को झेलने की, तो हमारे 350-400 के कोर्स होते हैं। अब ये 30,000 40,000। एडिटेक एजुकेशन एक बहुत ही एक रेवोल्यूशन है मेरे हिसाब से तो, लेकिन अगेन उसको सही से काम करना चाहिए। कितने टीचर्स हैं जो सिर्फ ऑनलाइन की वजह से आज पूरी दुनिया में फेमस हो गए हैं, कितनी कंपनीज है जो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से यूनिकॉर्न बन गई है, ठीक है ना। तो ये तो हमको समझना पड़ेगा। बायजूस एक एग्जांपल है, बट हमको सिर्फ इस एग्जांपल पे नहीं लेना पड़ेगा। तो सेमिनल ट्रुथ इज दैट टेक्नोलॉजी एंड एप्स हैव देयर लिमिटेशंस। बिल्कुल लिमिटेशंस है भाई, जाहिर सी बात है कि जो मजा सामने बैठने में आता है, सामने जो इंटरेक्शन होता है, वो मजा आप इसके थ्रू नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, आप इसको छोड़िए, अच्छे टीचर्स की जरूरत है। गुड टीचर्स आज आपको मिलेंगे भाई ऑनलाइन में। और कौन कहता है, देखिए ये आप एक चीज समझिए कि ऑनलाइन ने आज हर एक चीज दे दी। हमारे समय में ऑनलाइन नहीं था, हर किसी को कोचिंग करनी पड़ती थी, लेकिन आज ऑनलाइन से हर कोई कुछ भी सीख सकता है। फिजिक्स आप सीख सकते हो, मैथ्स के कंसेप्ट आप सीख सकते हो, तो ये तो कमाल है। आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशंस तक आपको मिल जाएंगे, है ना। Technological fundamentalism driven more by the markets than students needs has resulted in curricular revision without the advice of experts। ये बात बिल्कुल सही बात है कि भाई देखो हर एक चीज मार्केट ड्रिवन है, ठीक है। अब मार्केट डिमांड कर रही है कि हाँ सही है, तो फिर अच्छी बात है। मार्केट अगर चाह रहा है तो भाई लेके आओ टेक्नोलॉजी,
ठीक है। सच रिवंस डू नॉट एक्सरसाइज दैट मच गोज इनटू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, फॉस्टरिंग अ हंगर फॉर नॉलेज एंड इनहिबिटिंग वैल्यूज ऑफ हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस फॉर इंटरनलाइजिंग दिस इज एन इंटेंस प्रोसेस विद रिक्वायर गाइडेंस, ठीक है। तो एक जो भूख पैदा करना होता है ना, वो कल की प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये यंगर एज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी 1st से 6th क्लास तक एडुटेक को बैन कर दिया चाइना ने, ठीक है ना, और इसीलिए रिमोट कोचिंग की वहां पे बात हुई है। बट मुझे लगता है कि आप ये एडटेक को है ना, अगर सही तरीके से वो काम कर रही है तो आप कमाल कर सकते हो, आप वहां तक पहुंच सकते हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप बड़ा सा टीवी प्रोजेक्टर लगा दो, अब एक नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज गांव जहां पे एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, हम पढ़ा सकते हैं वहां पे। सिर्फ आपको प्रोजेक्टर ही तो लगाने का अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कितने लोग पढ़ेंगे आप सोचिए, है कि नहीं। तो ये हमारी इनएबिलिटी है कि मिनिमाइज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन हम समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी चाइल्ड को जो है बच्चा जो है इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाता टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो ये चीज है। ट्यूशन सेंटर्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ट्यूशन सेंटर्स जो है, आप देखिए कि कितने सारे ट्यूशन सेंटर्स, आज बच्चा 4th 5वीं में पहुंचने की ट्यूशन दे दो, मुझे तो लगता है कि ट्यूशन नहीं देनी चाहिए। क्यों ट्यूशन है? एक तो आप स्कूल में भी लाखों रुपए दो, उसके बाद फिर आप ट्यूशन भी दो। भाई ये क्या हो रहा है? आप स्कूल में पैसे दे रहे हो और बात यह है कि ये प्राइवेट है, सब प्राइवेट है। भाई स्कूल पे लगाओ टैक्स, तगड़े से टैक्स लगाओ, रेगुलेट करो, स्क्रूटिनी करो स्कूलों की। प्राइवेट स्कूलों ने तब धंधा बना रखा है भाई। यहां पे प्राइवेट कितने टीचर्स है, मैं खुद देखता हूं, मैं दोस्तों खुद भुक्तभोगी, मैंने तो कभी जिंदगी में आज तक कभी ट्यूशंस नहीं ली, ठीक है, कभी भी नहीं ली। तो अब क्या होता था, मैं देखता था कि जो ट्यूशंस नहीं लेते हैं उनके ऊपर जबरदस्ती टीचर्स प्रेशर बनाते थे, उन्हीं को ही टारगेट करते थे कि बेटा तुमसे सवाल पूछेंगे, वो डर के मारे फिर उनकी कोचिंग में जाते थे कि वरना हमको यार क्लास में टारगेट करते हैं। ये हिसाब किताब। तो ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो इस तरीके के हो गए हैं। डी वैल्यूड हाई स्कूल एग्जामिनेशन हमको देखने को मिलते हैं। स्कूल के जो एग्जाम है, मतलब पहले वही बता रहे ना, पैरेलली यहां पे सब चल रहा है। टीचर जो है वो इसको स्कूल में पढ़ा रहा है और वही टीचर फिर कोचिंग में पढ़ा रहा है। वो स्कूल में पूरा नहीं पढ़ाएगा, मजा नहीं आएगी उसको, और कोचिंग में सब पढ़ाएगा। भाई स्कूल में फीस नहीं दे रहे हो तुम, ये बताओ। तो दो कैटेगरी है, एक तो यूपीएससी को फोकस करती है, अगर अभी हम बात करते हैं जो पूरी एडटेक इंडस्ट्री है, और एक आईआईटी नीट और आईआईएम पे फोकस करती है, ठीक है ना। और उसके बाद बाकी स्कूल को जो बच्चे हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस यहां पे देती रहती है। अब पेरेंट्स जो हैं वो करोड़ों रुपए दे रहे हैं बेचारे क्योंकि भाई बच्चे को तो नहीं पढ़ाना है ना, तो करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। पहली कैटेगरी में जो फीस है वो 1000 पर सब्जेक्ट पर आवर, समझ रहे हो। यूपीएससी के लिए तो आप बाद में ही जाओगे, लेकिन बहुत शुरुआत से ही तैयारी को शुरू कर देते हैं। लाखों लाखों रुपए के तो कोर्सेज आते हैं। ऑफलाइन की अगर बात करें, ठीक है, स्कूल चिल्ड्रंस की अगर बात करते हैं, ट्यूशन सेंटर्स की फीस 10 से 40 हजार महीना है। अब कहां से लाएंगे पेरेंट्स इतना? आप ये तो समझिए कि ये जो पूरा धंधा बनाया हुआ है कि क्या हो रहा है, और इसके बावजूद भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे उतने लर्नेड नहीं आ रहे हैं। एक बिल्डिंग में 2-2 हजार बच्चों की क्लासेस ली जा रही है। आपको क्या लगता है क्या होगा? बच्चा डर के मारे डाउट्स नहीं पूछ सकता है अपने। तो आप ये समझिए कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमको क्वालिटी जो बच्चा सीखता है वो तो अपनी एजुकेशन के बाद सीखता है। यूट्यूब का कोई कोर्स नहीं होता, वीडियो एडिटिंग का कोई कोर्स नहीं होता, और वेबसाइट बनाने का कोई कोर्स नहीं होता, और आजकल इसमें ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये ट्यूशन सिस्टम तो एकदम छलावा है, बकवास है अगर आप देखो तो, क्योंकि वहां पे वो बच्चा सीख के जा ही नहीं रहा है। कितने लोग जो हैं, आप ये देखिए, कितने लोग जो हैं वो सुसाइड करने भी, कोटा में बच्चों ने सुसाइड किया। तो अब क्या सरकार का कंसर्न क्या रहना चाहिए? यही जो मैंने आपको बताया, रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रेप्यूटेड स्कूल्स जो है वो घोस्ट क्लासेस, ग्रेड 11th और ग्रेड 12th, अनरेगुलेटेड अनसुपरवाइज्ड ट्यूशन सेंटर्स हैं जो मॉर्निंग से इवनिंग चलते हैं। तो सबसे पहले इनके लिए लॉ लेके आओ भाई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। टैक्स लगाओ इन सब के ऊपर। आप ये समझते क्यों नहीं हो? ये 11th 12th 10th के बाद जो सिलेबस है वो ये हो जाता है, यहां से यहां हो जाता है। और 11th 12th में सबको प्रॉब्लम आती है, मुझे भी प्रॉब्लम आई, बट मैंने ट्यूशंस नहीं ली। मेरे सब बच्चे क्योंकि ट्यूशंस पढ़ रहे थे, बट मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ पैसे बच जाएंगे, है ना, तो ट्यूशंस मैंने नहीं ली। तो अब लेकिन सिलेबस तो बहुत ऊपर हो गया। फिजिक्स ये मोटी मोटी किताबें जिंदगी में नहीं देखी थी, केमिस्ट्री की ये, मैथ्स की ये। तो बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं। उसके बाद ह्यूमिलेशन, है ना भाई, कौन बच्चों को देगा? मैंने इसीलिए क्या स्टेप 1 पहले जो होता था वो बच्चों के दिमाग को डेवलप किया जाता था, योग सिखाया जाता था उनको बताया जाता था कि आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अलग अलग तरीके से बताया जाता था, ताकि अगर पढ़ाई का प्रेशर है तो वो झेल ले। लेकिन आज ये सब है ही नहीं।
बच्चे की मेंटल हेल्थ पगला रही है, लोग मतलब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। भारत का जो पब्लिक सेक्टर है वो 15 लाख स्कूल्स हैं यहाँ पे, जिसमें 95 लाख टीचर्स और लगभग 26.5 करोड़ एनरोल्ड स्टूडेंट हैं। अभी डेटा नहीं है नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कितने हैं, वो तो पता नहीं कितने होंगे। तो ये आप देख सकते हो कि 15 लाख स्टूडेंट, 95 लाख टीचर, तो 26.5 करोड़, मतलब 15 लाख स्कूल्स और 26.5 करोड़ एनरोल्ड स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल का डेटा नहीं है, ये हिसाब किताब है। केंद्रीय विद्यालय को छोड़ दो, बाकी सरकार भी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को मैनेज कर ही रही है, ठीक है। लेकिन अब केंद्रीय विद्यालय में, आर्मी पब्लिक स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन कितने लोगों का इसमें एडमिशन होता है? बहुत कम लोगों का। 2 लोग हैं, एक तरफ आप देख सकते हो कि आपके पिताजी IAS है, IPS है, या पढ़ने का माहौल है। एक तरफ बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, जिस दिन उतरेगा वो बैंड बजा देगा, पर उसके पास वो सुविधाएं नहीं है। उसके पिताजी हो सकता है पंचर बनाते हो सकता है सब्जी बेचते हो, तो क्या करेंगे? तो पुअर एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो दैट इज फ्री, लेकिन पुअर एजुकेशन तो फ्री है, बिल्कुल सही बात है, गरीबों की तो फ्री है, लेकिन कहां गरीब दिखता है आपको पढ़ते हुए? कहां देख रहे हो ना? हालत क्या है सरकारी स्कूलों की? हालत यह कि बस टीचर को जॉब मिल गई, खेल खत्म, यह चीज है। प्राइवेट स्कूल की अगर बात करते हैं तो भाई अब जैसे बहुत ऐसे बड़े बड़े स्कूल जहां पे अच्छी पढ़ाई होती है, उसकी लाखों में फीस जाती है 1 महीने की। भारत के जरा बड़े स्कूल्स टाइप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तीसरा कैटेगरी मिशनरी स्कूल्स है, ठीक है। अब मिशनरी स्कूल्स सरकार के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्राइवेट स्कूल जैसे बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं, तो उसमें पढ़ते तो सब है, बट फिर भी हर किसी को एडमिशन वहां पे मिलता भी नहीं है, तो वहां पे भी फीस जो है वो ज्यादा ही, ऐसा नहीं है कि बहुत कम फीस है। अब उसके बाद वेल एजुकेटेड वर्सेस लेस एजुकेटेड, ये भी एक डिवाइड है। वेल एजुकेटेड मतलब ये है कि आपकी जैसा कि परिवार ही पूरा पढ़ा लिखा है, ऐसे ही माहौल रहा है, तो स्कूल तो खाली एक एडिशनल हो गया, वैसे भी आपको लाइब्रेरी का एक्सेस है, नॉलेज का एक्सेस है। शशि थरूर ने 6 साल में किताब लिख दी, मतलब 6 साल में वो स्वामी विवेकानंद पे पूरा लेक्चर पब्लिश कर दिया था, क्योंकि उनका पढ़ाई का माहौल था। वॉरेन बुफे ने 16 साल की उम्र में कंपनी बना ली थी, छोटी सी बेच दी थी, क्योंकि उनके पिताजी पूरा एक लाइब्रेरी सेटअप थी। वहीं अगर एक ऐसा लड़का जो बड़ी मेहनत करता है, BR अम्बेडकर देखिए, जैसे वो 5वीं क्लास तक जब पढ़े तो उनकी कास्ट के वो पहले थे जो 5वीं क्लास तक पढ़े थे, कोई पढ़ाई नहीं, मतलब सेलिब्रेशन हुआ, कितना मुश्किल हुई उनको, आप समझ रहे हो? तो लेस एजुकेटेड ये लगातार गहरा होता जा रहा है, साल दर साल ये वाला लेस एजुकेटेड, ये जो कैटेगरी है ना, वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे पास भले ही यंग लोग हैं, हमारे पास भले ही बहुत सारे यंग ह्यूमन रिसोर्सेज है, बट वो कहां जा रही है? और सरकार इस पे ध्यान दे नहीं रही है। सरकार को अब स्किल ही बना दो भाई, उनके लिए स्किल बनाओ, स्किल डेवलप। स्किल हमेशा 10x डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। लर्निंग मटेरियल से वो लगातार इस पर ऑब्सेस्ड है, बट कोई इनोवेटिव थिंकिंग है ही नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ही नहीं। जो ज्यादातर बच्चे वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, भाग रहे बाहर कि भैया यहां तो एजुकेशन हमको मिल रही है, हम बाहर ही करेंगे, हम अमेरिका से पढ़ेंगे, हम इंग्लैंड से पढ़ेंगे। तो ये कुछ भी इससे ज्यादा शेमफुल नहीं। जैसे क्लास 5 का स्टूडेंट जो है वो खाली क्लास 2 के टेक्स्ट को भी नहीं रीड कर सकता। और आपको बता दूं कि 79% जो स्टूडेंट हैं वो सिंपल डिवीजन नहीं कर सकते। एसर की रिपोर्ट जब आप देखोगे ना, आपका दिमाग उड़ जाएगा। जब एसर की रिपोर्ट देख लेना, क्या हालत है, हम कितने पिछड़े हैं। और ये हमारी बच्चों की गलती नहीं, हमारी गलती। भारत तो बहुत टैलेंटेड है, समझ रहे हो? क्या पॉसिबल सोल्यूशन है? सबसे पहले तो एजुकेशन को अब इस पे रेगुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये बिजनेस नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। ये एथिकल होना चाहिए। सोशल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां पे जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी स्कूलिंग करो ना, छोटे छोटे जगह पे कम्युनिटी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करो। हमने क्या बताया, मैंने क्या बताया कि अगर कहीं पे नहीं पढ़ा रहे तो हम पढ़ाएंगे, बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाओ, हर क्लास में प्रोजेक्टर लगवा दो, जहां जहां पे नहीं है हम पढ़ाएंगे उसको। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कम्युनिटी का पार्टिसिपेंट हो सकता है, ठीक है। कैश डोल्स टू वुमेन कंडीशनल टू द स्कूल परफॉर्मेंस हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। फिर टीचर्स जो हैं उनको सैलरी अच्छी दो, ठीक है। और अब देखो सिंपल सी बात है कि जैसे सरकारी में अच्छी खासी सैलरी मिलती है, बट आपको रिजल्ट भी देने पड़ेंगे। मस्त टारगेट दे दो, अगर रिजल्ट नहीं दिया, यू आर अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट, तो देख लेना, ठीक है। और सरकार का मतलब ये जो स्टेट फोकस है, ठीक है, स्टैंडर्ड और आउटकम, उसको हटाओ। स्टेट को बस फोकस करना चाहिए, सरकार को फोकस करना है कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले, टीचर्स का हम कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी एजुकेटेड पीपल, तब तक स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होगी। तो ये हमको देखना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन सिस्टम है 10+2 सिस्टम से, अब हम 5 क्या होगा, ये वाले सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं। अभी नहीं, अब आने वाले समय में हम जाएंगे। अब ये 5 साल, मतलब इसमें क्या है कि शुरुआत के 3 साल बच्चा जो खेलेगा और आखिरी में 2 साल
फर्स्ट और सेकंड में जाएगा जिसमें एग्जाम नहीं होंगे। फिर उसके बाद समझ रहे हो ना 5 साल, सबसे पहले ये 5 वाला आएगा, तो 5 में शुरुआत के 3 साल खेलेगा वो, और 2 साल पहली और दूसरी कक्षा में जाएगा, उसमें एग्जाम नहीं होंगे। फिर उसके बाद 3 वाला आ गया, 5+3 सिस्टम, 3 साल, यानी कि सेकंड चला गया वो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और वहां पे इसको फिर एजुकेशन मैथ्स हो गई और जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद 3 साल, 6th 7th 8th, यहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि अगर आपको सिलाई सीखनी हो, अगर आपको खाना बनाना सीखना हो, आप सब सीख सकते हो, और आखिरी में 9th 10th 11th 12th, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन का भी सिस्टम है, ठीक है। अब खैर उसमें भी हम नहीं जाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया गया है। लैंग्वेज बैरियर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ठीक है, अच्छी है। लैंग्वेज बैरियर की भाई अगर लैंग्वेज है भाई वर्नाक्युलर में पढ़ाओ ना, हमको रिजल्ट चाहिए, हमको इनोवेशन चाहिए। कोई इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको, कोई अगर किसी को बंगाली समझे तो बंगाली में पढ़ाओ, मराठी में पढ़ाओ, मलयाली में पढ़ाओ, तेलुगु में पढ़ाओ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो हो सकती है। सरकार के सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं दोस्तों, बट ये इनिशिएटिव कितने ज्यादा काम आ रहे हैं ये हम सबको पता है। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो अगर इसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें, कमाल के रिजल्ट। और जितने भी अमेरिका, जर्मनी, जापान, चाइना, ये सब एजुकेशन की वजह से, इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत सशक्त है। तो भारत भी सुपर पावर बहुत जल्दी बन सकता है अगर हम एजुकेशन सिस्टम की तरफ जल्दी से टिल्ट हो। 1 साल के अंदर का काम है ये। खुश रहे, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।